टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत आज सुबह चौराहे पर एडीजी जोन प्रेम प्रकाश व एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग की। उस दौरान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कैसे चेकिंग की जाएगी उसकी पूरी जानकारी दी गई। साथ ही उनको कहा गया कि हमेशा चेकिंग एंट्री पॉइंट उनके एग्जिट पॉइंट पर ना करें। साथ ही उन्होंने कहा नियम कानून का जो उल्लंघन कर रहे हो उनको रोका जाए और फालतू लोग भी परेशान न हो। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पूरे शहर में आज चेकिंग अभियान चलाया गया। आइए सुनाते हैं एसएसपी प्रयागराज ने क्या कहा। पूरे ज़िला प्रयागराज में शहर और देहात मिला करके कुल 96 पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं, जो महत्वपूर्ण तिराहे चौराहे हैं, लिंक रोड्स के टी पॉइंट्स हैं, जो क्राइम की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील हैं। ऐसे सभी 96 बिंदुओं पर कम से कम एक दारोगा रैंक का अधिकारी और 6 सिपाही मिनिमम इसको लेकर के, और बड़ी जगहों पे जो गजटेड ऑफिसर्स हैं, थाना प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को परेशान नहीं किया जाएगा, उनका चालान इत्यादि नहीं काटा जाएगा। केवल क्राइम ओरिएंटेड चेकिंग है। जो भी संदिग्ध लड़के फर्राटा भरते हैं, एक बाइक पे 3 सवार या फिर एक बाइक पे 2 सवार फर्राटा भर रहे हों, संदिग्ध हों, बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां हों, उनको खासा टारगेट किया जा रहा है। सावधानीपूर्वक पर्याप्त पुलिस बल के साथ चेकिंग कराई जा रही है ताकि लूट छिनैती की कोई घटना घटित ना हो और आम जन सुरक्षित महसूस कर सके, उसके लिए है। साथ ही साथ सभी को बताया गया है कि कम से कम 40 मिनट सभी गजटेड ऑफिसर, यहाँ तक कि हमारे एडीजी महोदय भी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। उनके नेतृत्व में 40 मिनट फुट पेट्रोलिंग भी की जाए, आम जनमानस का हालचाल भी लिया जाए, उन्हें डराया नहीं जाए बल्कि उनसे हालचाल लिया जाए और एक विश्वास की भावना उनमें पैदा की जाए। उसके मद्देनज़र ये पूरा कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसको ऑपरेशन चक्रव्यूह का नाम दिया गया है कि घेराबंदी करके पूरे ज़िले में 96 बिंदुओं पर ये सघन चेकिंग अभियान चलाया। भी सरकार की तमाम दावों के बीच अन्य जानवरों की समस्या जस की तस बनी। हालांकि प्रदेश सरकार, उसके मंत्री तमाम स्थायी और अस्थायी गौशालाओं के निर्माण की बात कर समस्या खात्मे की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ 5 साल सीएम रहते हुए भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या से किस तरह से किसान और लोग परेशान हैं, क्या कुछ कहना है इस पे जनता का, क्या उनकी राय है और किस तरह से समस्याओं से निदान के लिए उनकी सरकार से किस तरह की मांग है, आइए सुनाते हैं आपको। समस्याएं ऐसी हैं जिनसे ना पहले निजात मिली थी, ना अब निजात मिल रही है, और सरकार से जो उम्मीद थी उस उम्मीद से कई गुना ज़्यादा लोग नुकसान उठा रहे हैं। रोज़ जानवर, पशु घुस के पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दे रहे हैं। लोगों ने सरकार से निवेदन किया, कितनी बार अप्लाई करने का प्रयास किया कि किसी भी तरीके से गांव में 2-4 गौशालाएं बना दी जाएं ताकि जो भी आवारा पशु हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा करके आने वाली फसलों को बचाया जा सके। मैं अभी तक जिस हिसाब से क्षेत्र का निरीक्षण मैंने किया है, जो पिछली सरकारों में, घोटाले वाली सरकारों में जो गौशालाएं बनी हैं, उन लोगों ने अपने मद के पर्पज़ में उसको सिर्फ इस्तेमाल किया है, उससे बाहरी जानवरों को कोई भी राहत नहीं है। हमारे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है। किसान बहुत परेशान हैं आवारा पशुओं से। और 2019 में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब कैबिनेट सरकार की मीटिंग हुई थी, योगी सरकार की, जब इस 2019 में सरकार बनी थी, उसमें कैबिनेट में ये फैसला लिया गया था कि मुख्यमंत्री सहकारी राष्ट्र आवारा पशुओं के लिए बनाया गया था कि ये जो है आवारा पशुओं के लिए काम करेगी सरकार, कि जो आवारा पशु किसानों की फसल छट कर जा रहे हैं, इसके लिए ये योगी सरकार काम करेगी। 5 साल तक जो भी व्यवस्थाएं बनी उसमें सुचारू से, ये तो मुद्दा भी रहा है, भाजपा सरकार का चुनावी मुद्दा रहा है इस बार कि योगी सरकार ही आवारा पशुओं का निस्तारण करेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी किसान रात को खेतों में सोता हुआ आपको नजर आएगा और वो पशुओं से अपनी फसल को बचाने का प्रयास करता है। तो आपके क्षेत्र में कितनी गौशालाएं हैं और उसमें क्या व्यवस्था है? क्षेत्र में 1-2 गौशालाएं हैं जिनका रख रखाव बिल्कुल खराब है और समझिए कोई केयर नहीं है वहाँ पर, जिससे वहाँ कोई मतलब ही नहीं उसको बनाने का। जब तक एक समय था जब ये मुख्यमंत्री कैबिनेट में मीटिंग हुई थी सर, उस समय मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय ये हुआ था 30 रुपये प्रति व्यक्ति, मतलब देख रेख के लिए पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। वो जब पैसा ही नहीं मिल रहा है लोगों को, तो रख रखाव भी बेकार है। अगर वहाँ जानवर हैं तो उनको खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, गांव के लोग कुछ फसल डाल दिया तो वही खा पी लिए। दूसरी कैबिनेट की सरकार बन गई है योगी जी की,
तो आपकी क्या मांगे है सरकार से, सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर क्या कदम उठाने सबसे चाहिए? बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि किसान जो है हमारा अन्नदाता है, योगी सरकार ने दूसरी बार शपथ ले लिया है और उनसे हमारी एक ही मांग है कि अन्न है तो सब कुछ है, इसलिए किसानों की फसलों की रक्षा करें, आवारा पशुओं को इस तरह से व्यवस्थित करें, क्योंकि अब बुचड़ खाने भी सब बंद हो चुके हैं, गाय की हत्या होना बंद हो चुकी है। योगी बाबा तो हमारे गाय की बहुत बड़े जान ही रहे हैं, आपके भक्त हैं, तो इसलिए गाय की रक्षा भी करना जरूरी। तो सारी समस्याएं, अब आवारा अगर पशुएं घूमेंगी, सड़क पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी घटनाएं सड़क पे हो रही, हर मोहल्ले में हम लोग जाते हैं मोटरसाइकिल से तो पशुएं ऐसे बैठे रहते हैं। सरकार ने वादा किया है, मोदी जी ने अपने चुनाव में कानपुर के कार्यक्रम में कहा था कि इस बार की सरकार में नगरों में जो आवारा पशुओं की समस्या है उसको किसी भी हाल में हम लोग दूर करेंगे। एक व्यवस्था बनाई जाएगी जहां गाय को रखा जाएगा, बैल को रखा जाएगा, आवारा पशुओं को रखा जाएगा, जो सरकारी धन से सरकारी जमीन पे ये व्यवस्था बनाई जाएगी। ये उम्मीद करते हैं कि ये पूरा कर दें इस कार्यकाल में। इस कारण से हम लोग को बहुत सहूलियत होगी, आए दिन एक्सीडेंट नहीं होंगे, राह चलते होते रहते हैं, या कोई नुकसान हो जाता है वो नुकसान नहीं होगा। थोड़ा बहुत बनी हुई है, ज़्यादा नहीं है। और आपके क्षेत्र में क्या गौशालाएं हैं तो कितनी हैं और किस प्रकार देखभाल हो रही है? एक बना हुआ है बस। तो देखभाल वहाँ हो रही है? देखभाल के लिए वहाँ मैं पहुँचा नहीं हूँ अभी। तो नई सरकार का, फिर से योगी सरकार का गठन हो गया है, तो आपकी क्या मांग रहेगी ये आवारा पशुओं के लिए? और उसकी व्यवस्था करें और क्या। संगम नगरी प्रयागराज में करछना क्षेत्र के अंतर्गत हुई हत्या का पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा कर दिया। घटना में कार्य करने वाले 7 हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के निर्देशन पर जनपद में चलाए जा रहे अभियान में गिरफ्तारी वारंटी धरपकड़ अभियान के तहत एसओजी प्रभारी व करछना थाने की पुलिस संयुक्त रूप से इनकी गिरफ्तारी की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान षड्यंत्र के तहत पहले बाइक में क्वालिस की टक्कर मारकर हत्या घायल कर दिया, उसके दौरान गाड़ी से लाद कर पेचकस से गोद कर हत्या कर दी। इस संबंध में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। अभियुक्त सचिन पटेल की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पेचकस और 5 अदद मोबाइल घटना में प्रयुक्त पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। को बता दें कि पिछले दिनों मुकदमे में वादी मंगला प्रसाद पांडे की हत्या कर दी गई थी। उसी की घटना के सिलसिले में पुलिस टीम लगाई गई थी और आज घटना को कारित करने वाले 7 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा प्रकरण थाना करछना जिला प्रयागराज का है। इसमें विगत 16 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में क्वालिस गाड़ी से एक्सीडेंट का रूप देते हुए एक हमारे मंगला प्रसाद पांडे जी की हत्या कर दी गई थी। इसमें 8 लोगों को नामजद कराते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगला प्रसाद पांडे जी की हत्या पूरे खुलासे के लिए, वर्कआउट के लिए, गिरफ्तारी के लिए हमारी तेज तर्रार टीम एसपी यमुना पार सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में लगाई गई थी। हमारे एसओजी की टीम ने और हमारे थाना प्रभारी और सीओ सभी ने मिलकर मेहनत से काम किया और एक इंटर स्टेट गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें नामजद अभियुक्त राजधर द्विवेदी समेत कुल 7 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आला कत्ल, पेचकस और घटना में प्रयुक्त क्वालिस गाड़ी, इन सभी सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बहुत ही शानदार काम करने वाली हमारी जो टीम है उसको हमने 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया है। संगम नगरी प्रयागराज के सूरजकुंज चौकी से लेकर आप देख सकते हैं जॉनसनगंज तक लंबी लगी वाहनों की कतार और जाम के झाम से लोग होते परेशान। बता दें यहाँ आज लंबी लाइन लगी हुई है और लोग जाम के झाम में फंसे हुए हैं और जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या लंबी वाहनों की कतार जिसके जाम के झाम से लोग परेशान हो रहे हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं जॉनसनगंज पर किसी चारों तरफ से आती जाती वाहनों के कारण लगी लंबी वाहनों की कतार और जाम के झाम से लोग हो रहे परेशान, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज जहां खुशीनगर में बीजेपी कार्यकर्ता बाबर की हत्या के मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जहां बीजेपी दावा कर रही है कि बाबर बीजेपी का कार्तक था। जीत की खुशी में उसने मिठाई बांटी थी, जिसके बाद पड़ोसियों ने और मुस्लिम समाज के ही लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। अब इस पर क्या कहना है राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, जो समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं वो हमेशा ही राष्ट्रवाद के खिलाफ रही हैं। बाबर जो कि भाजपा का समर्थक था और भाजपा की जीत की खुशी में जो मिठाई बांट रहा था, अब आप ये समझिए कि
बाबर जैसे जो युवक हैं, बाबर जैसे जो लोग हैं जिन्होंने 5 साल योगी जी का नेतृत्व देखा, जिस 5 साल के नेतृत्व में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, यह प्रदर्शित करता है कि देश और उत्तर प्रदेश दोनों सही दिशा में चल रहे हैं। और मुस्लिम युवा, मुस्लिम समाज भी अब धीरे धीरे बीजेपी से जुड़ रहा है, पूरी तरीके से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने 5 साल में बीजेपी को परखा है। जैसे विपक्ष पहले बीजेपी की छवि को धूमिल करते हुए मुस्लिम समाज को बीजेपी से खतरा बताता था, कहता था कि मोदी जी केंद्र में आ जाएंगे तो मुस्लिम समाज नहीं बचेगा, कहता था कि क्या कहते हैं योगी जी प्रदेश में आ जाएंगे तो मुस्लिम समाज नहीं बचेगा। लेकिन आज की डेट में मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा अग्रिम पंक्ति में योगी जी के नेतृत्व में विश्वास जता रहा है, क्योंकि सभी योजनाओं का लाभ माननीय योगी जी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज को मिल रहा है। और बाबर की जो हत्या हुई है, उस नृशंस हत्या की मैं बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और सरकार से, योगी जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि किसी की जान की कीमत 2 लाख नहीं हो सकती है, उस मुआवजे को बढ़ा करके कम से कम 50 लाख रुपए किया जाए। मैं आशीष त्रिपाठी, बाली शंकर विश्वविद्यालय मंडल का मंडल मंत्री, मेन स्ट्रीम भाजपा, प्रयागराज। ये दो नौजवानों के बीच की लड़ाई का मामला लगता है, और ये सिर्फ मिठाई से जुड़ा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कुछ आपसी मतभेद रहे हैं। और जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो बाबर की हत्या हुई है, क्षेत्रीय विधायक के समर्थक थे, जैसा कि अभी बताया गया। लेकिन ये जांच का विषय है कि उसकी हत्या क्यों करी, इसके पीछे कोई ना कोई और कारण। और उनकी जो मुआवजे की बात आ रही है कि उन्हें 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जा रहा है, निश्चित रूप से ये कम है। एक परिवार के लिए 2 लाख का मुआवजे का कोई महत्व नहीं है, इसलिए कि जान की कीमत ज़्यादा है। और ये जांच का विषय है कि हत्या का कारण क्या है, और हत्या के पीछे कौन लोगों की साजिश है, इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है जिसके लिए हत्या की गई, इसे जांच से पता चलेगा। ये पुरानी रंजिश का कुछ मामला समझ में आ रहा है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। इसकी निष्पक्ष, सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग हम करते हैं। जांच हो जाए, उसके बाद ये कहें कि मिठाई बांटने पे जो विवाद हुआ है वो पुरानी रंजिश का मामला था। क्या लगता है आपको 2 लाख का जो मुआवजा सरकार ने ऐलान किया, क्या उचित है? नहीं, सरकार ने मुआवजा कम से कम उनको 20 लाख का मुआवजा देना चाहिए। सरकार का वो समर्थक थे, सरकार को उससे उनको 20 लाख का कम से कम मुआवजा देना चाहिए। क्या परिचय अपना बताइए? इक़्तिदार अहमद बादशाह, एडवोकेट, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, अधिवक्ता सभा। हम लोग तो बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी हुआ है वो ठीक नहीं है। अगर उस पर है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो जाए, जो उनके खिलाफ जांच की जाए, और जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। और जो मुआवजा आप बता रहे हैं कि उनके ऊपर 2 लाख का है, तो इसको बढ़ाकर कम से कम 25 लाख रुपए उनके ऊपर मुआवजा मिलना चाहिए, उनके घर वालों को, और एक नौकरी मिलनी चाहिए। परिचय बताओ। प्रमोद पासी, विधानसभा अध्यक्ष, शहर उत्तरी। क्या आपको मालूम एग्ज़ाम फोबिया के बारे में, किस तरह के होते हैं लक्षण और किस तरह से छात्रों को होता है नुकसान? क्या कुछ कहना है डॉक्टर इसानिया राज का, आइए सुनाते हैं। एग्ज़ाम को लेकर के इतने ज़्यादा डरे हैं कि पहले ही वो सरेंडर कर दे रहे हैं कि शायद मेरे से अब नहीं हो पाएगा। और वो कुछ ऐसे बच्चे हैं इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि माता पिता भी उनको देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो परेशानी होती है, इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है एग्ज़ाम फोबिया। एग्जामिनेशन फोबिया को हम कैसे पहचानेंगे? इसके अलग अलग लक्षण हैं। अगर इसके शारीरिक लक्षण को देखेंगे तो बहुत थका हुआ सा महसूस होगा, शरीर में लगेगा कि हमारे शरीर में कोई जान ही नहीं है, हमें कुछ करने का मन नहीं करेगा, अकेले बैठे रहने का मन करेगा। या इसके इमोशनल लक्षण को अगर हम जानें तो उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उदासी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, रोने का मन करेगा हमें, हम घबरा जाएंगे। और इसके साइकोलॉजिकल अलग अगर हम लक्षणों की बात करें तो थॉट के लेवल पे जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा नकारात्मक विचारों को लेकर के उन विचारों में खो जाएंगे कि अब तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं। मतलब इरेशनल बिलीफ अपने अंदर ले आएंगे कि मैं पास नहीं कर सकता हूँ। इसको इतना कैटास्ट्रोफाइज करेंगे, बढ़ा चढ़ा के देखेंगे कि मैं अगर पास नहीं किया तो मेरे अपने जो हैं वो मुझसे बात नहीं करेंगे, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे फ़ोन करना बंद कर देगी, मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा। और साथ ही वो कहीं ना कहीं
अलग अलग इरेशनल जो लॉजिक्स हैं वो अपने अंदर डेवलप कर लेंगे कि मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं सही में फ़ेल हो जाऊंगा, मुझे तो ये आएगा नहीं, मैं कैसे लिख पाऊंगा। तो ऐसे कई सारे लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हम जो हैं वो एग्ज़ाम फोबिया से की स्थिति से या उसकी परेशानी से गुजर रहे हैं। एग्जामिनेशन फोबिया की जो मैं बात कर रही हूँ, जो सिंपल इसको ऐसे समझिए कि एग्जामिनेशन रिलेटेड फीवर है ना। अभी किसी चीज़ को लेकर के हमें या फियर भी बोल दे या फीवर भी बोल दे, वैसी वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि हम उससे भागने लगते हैं, हम उससे बचना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप सोचिए कि ये जो परिस्थिति है ये एक तनावपूर्ण परिस्थिति है। ये तनाव के समय हम दो तरीके से ही रिस्पॉन्स करते हैं ना, या तो फाइट करते हैं या तो फ्लाइट करते हैं। आपको समझना है कि अगर आप फ्लाइट करेंगे तो इसका आप सामना नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो भर के ऐसे जमा होते होते जब वो आउटबर्स्ट करेगा तो मेंटल इलनेस का रूप लेगा। तो आपको इससे भिड़ना है ना। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे तो ये एक बैकलॉग लग जाएगा जो आगे चल करके आपको उसका सामना करना ही है। तो कल जो मुझे इससे फ़ाइट करना है, क्यों ना मैं आज फ़ाइट करूँ। और इसको एज अ स्ट्रेस अगर आप फाइट वाले रिस्पॉन्स में लेकर के चलेंगे, वो वाला मोटिवेशन अपने अंदर लेकर के आएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे आपके कोपिंग स्किल्स कहीं ना कहीं इन्हेंस होंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सिर्फ बच्चे का ही रोल नहीं है, माता पिता का भी रोल है। बारे में मैं बताई हूँ आपको। पहले माता पिता को पहचानना है कि बच्चा जो है क्या वो सामान्य से अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है, वो बहुत एग्ज़ाम का सुन करके रो रहा है या किसी से बात नहीं कर रहा है, अपने आप को बंद कर लिया है, एक जगह पे बैठ के बस एग्ज़ाम की बातें कर रहा है और पढ़ाई करते समय नकारात्मक बातें ज़्यादा करता है, एग्ज़ाम के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। तो अभिभावक को चाहिए कि ऐसे बच्चों को एक सकारात्मक माहौल दें, है ना। कभी कभी एज अ पेरेंट हम बच्चों पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशर डालते हैं कि हमारे शर्मा जी के बेटे ने तो इतना अच्छा नंबर लाया, तुम्हें उससे अच्छा नंबर लाना है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों पे प्रेशर डेवलप करता है। तो बच्चों में ये प्रेशर ना होने दें। उनको लगता है या अगर वो भी डॉक्टर हैं या डॉक्टर नहीं बन पाए, PCS या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो क्रैक नहीं कर पाए, तो बच्चों को बोलेंगे मैंने नहीं किया तो तुम्हें तो करना है, या फिर मैंने कर लिया मतलब मैं डॉक्टर हूँ तो तुम्हें भी करना है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट से बचा जाना चाहिए। तीसरी, अगर बच्चा आपको परेशान दिख रहा है आप उनसे बात कीजिए। कई बार बच्चे जो हैं वो बच्चे एडोलेसेंट जिस भी ग्रुप में हैं वो कई ऐसे इलॉजिकल बिलीफ और थॉट सिस्टम को लेकर के चलते हैं जो किसी तरीके से कैसे डील करना है उसको आप बता पाएंगे। ये पेरेंट का रोल हुआ। और एज अ स्टूडेंट सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, तो वो एग्ज़ाम हमारी डेस्टिनी या हमारा लाइफ डिसाइड नहीं करता है। लाइफ के हर फेज़ में एग्ज़ाम होता है। अगर आप देखें तो हर स्थिति में हम एग्ज़ाम देते हैं। तो इस छोटे से एग्ज़ाम को इतना बड़ा अगर आप कैटास्ट्रोफाइज कर रहे हैं कि ये पास कर लिए तभी मेरी ज़िंदगी है, नहीं पास करे तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गया, ऐसे सोच को दिमाग से निकालिए। गम नगरी प्रयागराज, जहां हिंदू नव वर्ष की शुरुआत 2 अप्रैल शनिवार के दिन से हो रही है। इस बार के संवत 2079 है। वहीं हिंदू नव वर्ष में किस तरह से ख़ास है, क्योंकि इस बार हिंदू नव वर्ष की शुरुआत शनिवार के दिन से हो रही है, तो इस बार के देव शनि देव हैं। ऐसे में किस तरह से क्या कुछ होगा इस वर्ष में ख़ास, क्या कुछ कहना है पंडित ज्योतिषाचार्य शिप्रा सदेव का, आइए सुनाते हैं आपको। ओम गणपते नमः। हिंदू नववर्ष की शुरुआत 2 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस बार का जो संवत है वो 2079 आ रहा है, जो कि शनिवार के दिन से शुरुआत हो रही है। इस बार के जो देव हैं वो शनि देव हैं और जो मंत्री पद आ रहा है वो बृहस्पति देव का होगा। तो ये साल कुछ मिला जुला सा असर देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अंक योग फाइनल आ रहा है वो 18 आ रहा है, यानी 2079 का अंक योग आ रहा है 18 आ रहा है। 1 नंबर सूर्य का होता है, 8 नंबर शनि जी का होता है और जो अंक योग आ रहा है वो 9 आ रहा है। यानी कि जो ये साल जाएगा वो बहुत ही मिला जुला असर देगा। शनिदेव का आदित्य होने के कारण हमें अपनी कर्मास के अकॉर्डिंग फल मिलेंगे। पानी या तो बहुत ज़्यादा बरसेगा या एकदम सूखा पड़ेगा और फाइनेंस रिगार्डिंग मामलों में एकदम से तेज़ी भी आएगी
और एकदम से रुकेगा भी। तो ये साल इस बार थोड़ा सा हिलता जुलता सा असर देगा। बहुत सी चीज़ें बनेंगी परंतु बनते बनते बिगड़ेंगी भी, यानी कि हम लोगों ने अपने जैसे जैसे कर्मास किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग इस साल का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदू नववर्ष से ही नवरात्रि की भी शुरुआत मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि यानी कि माँ दुर्गा का दिन शुरू होता है, तो शक्ति के साथ शुरुआत हो रही है। तो यह साल बहुत मिला जुला असर देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम 2022 के अकॉर्डिंग भी कह रहे थे तो इस बार शुक्र और चंद्रमा की युक्ति बन रही है और हिंदू संवत के अकॉर्डिंग मंगल की युक्ति आ रही है। तो इस बार सारे ही प्लैनेट्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु शनि प्रदान होने के कारण बहुत सी चीज़ें बनेंगी बिगड़ेंगी। राज सत्ता की उतनी अच्छी पकड़ नहीं रहेगी। लोग नाराज़ होंगे राज सत्ता की तरफ से, राजकीय फैसलों से थोड़ा सा परेशान होते हुए दिखाई देंगे। भगवान की तरफ आस्था लोगों की बढ़ेगी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो शक्तियां हैं उस ताकत की तरफ देश जो है अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये साल बहुत सी ऊंची नीची शक्तियां लेके आएगा, बहुत सी परेशानियां लेके आएगा, परंतु मिला जुला सा असर साल के अंत तक आप सबको मिलेगा। मैं पंडित शिप्रा सदे आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता। संगम नगरी प्रयागराज में आज पीडीए की कार्रवाई फिर से पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के घर पर हुई, जहां बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के घर पर लगे टीन के शेड को आज पीडीए ने ढहा दिया है। ऐसे में उनके घर के बाहर जो बाउंड्री थी उस पर भी कार्रवाई की गई है। तो उनके वकील निसार अहमद का कहना था कि भैंसों को छाए देने के लिए टीन का शेड लगाया गया था, जिसको पीडीए ने तोड़ा है, और एक शौचालय था उसे तोड़ा है, बाकी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराया गया। आइए सुनाते हैं क्या कहना अतीक अहमद के वकील का। दिखावा के लिए ये कार्रवाई की गई है और कुछ नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था और भैंस रखने के लिए एक शेड था बस, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो एंगल बाहर लगवाया गया था बाहरी जानवर के अंदर ना आने की वजह से, कि अंदर ना आए इसकी वजह से, और 2-3 आदमी रहते हैं कुत्ते की देखभाल करते हैं, तो वो लोग शौचालय बना लिया, उसको भी तोड़ दिया उन्होंने। आप बताइए शौच के लिए कहाँ जाएंगे? अगर 1-2 आदमी देखने के लिए हैं भी तो कहाँ जाएंगे? और पूरा जैसे पहले था वैसे आज भी कहीं से भी कोई कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं कोई हुआ है? कहीं से भी नहीं हुआ। वो खाली यही शेड भैंस के लिए किया गया था और कुछ नहीं किया गया है। तो क्या कहना है सरकार बनने के बाद इस तरह से? सरकार बनने के बाद ये पब्लिक को दिखाने के लिए ऐसा हमारा प्रशासन भी कर रहा है और शासन का तो आदेश ही है सब। निसार अहमद, एडवोकेट इलाहाबाद। नगरी प्रयागराज के नज़ारा है प्रयागराज की करेली नुडला रोड की सड़कों का, जहां पर आप देख सकते हैं करेली के पहले मोड़ से लेकर पालकी गेस्ट हाउस की ओर जाने वाली ये सड़क का नज़ारा है, जहां सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और अक्सर लोग रात में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण आप देख सकते हैं सड़क पर किस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोगों को बचकर गुजरना पड़ता है। मगर पिछले 5 सालों में आज तक इन गड्ढों की भरपाई नहीं हो पाई, ना ही सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं। करेली की खस्ताहाल सड़कों पर अक्सर आने जाने वाले लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। बता दें इस सड़क पर आगे बहुत सारे मैरिज हॉल हैं, जहां पर अक्सर बारातें आती हैं और वाहने बहुत सारे आते हैं, जिससे अक्सर लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। विकास के दावों की बात करें तो सिर्फ कागज़ों में सीमित है, हकीकत में कुछ और ही है। जिम्मेदार बेखबर। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है प्रयागराज की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल यहां बंद पड़े हैं। कहने को तो ये शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है, जो कि पत्रिका चौराहे के आसपास यहां 24 घंटा लोगों की भीड़ होती है, मगर यहां ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यातायात विभाग की लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। ज़्यादातर शहर के ट्रैफिक सिग्नल या तो बंद हैं या तो फ्री हैं, इसके कारण लोग चारों तरफ से आते जाते हैं और बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
संगम नगरी प्रयागराज में कॉलविन अस्पताल में पानी की टंकी बनी शोपीस, जहां लोगों को पीने के पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को अब पानी की समस्या हो रही। मरीजों को पीने के पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिसके लिए अब लोगों का कहना है कि यहाँ जो टंकी लगी है वो शोपीस बनी है। लोग कैमरे से सामने बोलने से बचते नजर आए। वहीं पानी आप देख सकते हैं, यहाँ टंकी से ना आने से टंकी से लोग को पानी नहीं मिल पाता है, जिससे लोगों को पीने के पानी की समस्या होती है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से पानी की टंकी खाली पड़ी है और जिसमें पानी की सप्लाई ना होने के कारण पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है और लोगों को पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है और बाहर ही से लाना पड़ता है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। अस्पताल प्रशासन बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज जहां परिवहन विभाग को डग्गा मार वाहनें लाखों का चूना लगा रही हैं। आप देख सकते हैं बस स्टैंड के सामने किस तरह से धड़ल्ले से डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं और जिससे लाखों रुपए का चूना सरकारी और परिवहन विभाग को लग रहा है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। बस अड्डे के सामने से खुलेआम संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन परिवहन विभाग को लगा रहे लाखों का चूना। परिवहन विभाग व यातायात पुलिस बनी अनजान। धक हास्य कवि सम्मेलन मुगदर बारात एवं दमकल युद्ध के सहयोगी का ऑनलाइन सम्मान समारोह दारागंज से संपन्न हुआ। प्रयागराज सेवा समिति एवं धकाधक संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में विगत दिवस धकाधक हास्य कवि सम्मेलन मुगदर बारात एवं होली पर दमकल युद्ध सकुशल संपन्न होने पर आज प्रयागराज सेवा समिति के कार्यालय दारागंज से संस्था के संस्थापक अध्यक्ष पंडित धर्मराज पांडे की अध्यक्षता में ऑनलाइन सम्मान समारोह हुआ, जिसमें प्रथम मां सरस्वती की आराधना हुई। तत्पश्चात संयोजक तीर्थराज पांडे बच्चा भैया ने सहयोगियों सदस्यों को वर्चुअल स्वागत अभिनंदन किया और सम्मानित होने वाले सहयोगी के नाम की घोषणा की। अभी आपने विगत दिवस धकाधक हास्य कवि सम्मेलन मुगदर बारात और दमकल युद्ध का आयोजन देखा। उसी आयोजन की आज अंतिम कड़ी में ये जो मुगदर आए हैं उनके विदाई का समारोह है। ये जिन अखाड़े से जिन पहलवानों के यहाँ से ये लाया गया था उसको उसी तरह से ये वापस किया जाएगा और फिर अगले वर्ष मिलने के वादे के साथ इस वर्ष के कार्यक्रम का आज से समापन हो रहा है। हम सब एक जयकारा लगाएंगे, बोल दे मेरे माधव भगवान की जय, बोल दे रामचंद्र की जय, बोल दे काली मैया की जय। संगम नगरी प्रयागराज के नैनी स्थित बैतनी कॉन्वेंट में आयोजित छात्रों का अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज IPS अजय कुमार ने अपने भाषण में सभी को दिल जीत लिया है। छात्रों ने तालियों के साथ गूंज अपने अतिथि की हर बात को ध्यान से सुना। मुख्य अतिथि ने छात्रों को बताया प्रत्येक छात्र में सभी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हासिल करने की क्षमता होती है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है SSP प्रयागराज ने। हमारा नेचर बहुत कुछ सिखाता है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर दो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, चाहे हो सिर पर कितना भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।